म्यांमार का इस वक्त जो सबसे पावरफुल सेपरेटिस्ट ग्रुप है और जो शायद सबसे ज़्यादा स्मार्ट ग्रुप भी साबित हुआ है अभी तक, रेजिस्टेंस ग्रुप जो भी लड़ रहे हैं मिलिट्री जनता से, उनमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट ग्रुप जो साबित हुआ है वो अराकान आर्मी है। फौजी हुकूमत आने के बाद जब म्यांमार मिलिट्री जनता ने फुल फोर्स के साथ प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया था, तो हुआ ये कि उस सिविलियन मूवमेंट में, वो एक सिविलियन रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, लेकिन जब क्रैकडाउन हुआ ना तो उसमें से एक मिलिटेंट विंग निकला है, उसमें से मिलिटेंट विंग एज अ रिजल्ट निकल गई टू काउंटर अटैक मिलिट्री जनता फोर्सेस। जब यहाँ मिलिट्री जनता का इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के ऊपर और प्रो डेमोक्रेसी जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ जब यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो रहा था ना, तो अराकान आर्मी वालों ने सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी के अंदर उन्होंने मिलिट्री जनता वालों के साथ पीस डील कर दी थी। इसीलिए मैं इनको स्मार्ट ग्रुप कह रहा हूँ, इन्होंने पीस डील कर दी थी। लेकिन 1.25 साल तकरीबन लगा है और इस अरसे के दौरान इन्होंने ड्यूरिंग द पीस टाइम इन्होंने रीग्रुप हुए हैं ये, और इन्होंने मजीद लोग भर्ती किए हैं और साइजेबल फौज बनाने में वो कामयाब हुए हैं। 30,000 इस वक्त तकरीबन इनके पास लड़ाके हैं एंड दोज आर हैवीली आर्म्ड विद दी गुड वेपन्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनके पास मौजूद हैं। लिहाजा इनसे लड़ना मिलिट्री जनता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, देयर इज नो डाउट इन इट, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरे हैं। एक तो इनके जो सोल्जर्स हैं मिलिट्री जनता वालों के, वो डिमोरलाइज्ड हो रहे हैं। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो बनी है ना प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, वो अलग से काम कर रहे हैं इनको मोरल को गिराने के लिए। वो क्या कर रहे हैं कि पब्लिक इमेज इनकी तबाह कर रहे हैं मिलिट्री जनता वालों की। तो मिलिट्री जनता डिमोरलाइज्ड है, अराकान आर्मी वाले पम्प्ड अप हैं, ये भी एक फैक्टर है लड़ाई में। ऐसे में एक ऑफर भी अराकान आर्मी वालों ने बांग्लादेश को दे रखी है, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी लेवल पर दे रखी है कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हमें लेजिटिमेट हुकूमत तस्लीम कर लें, हमें सपोर्ट करें, और हम क्या करेंगे एज अ रिजल्ट कि अराकान स्टेट के अंदर हम रोहिंग्या को वापस लेकर आते हैं, सेटल करते हैं यहाँ पर उनको। ये उन्होंने ऑफर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को दे रखी है अराकान आर्मी वालों ने। असल में जो प्लान समझ में आ रहा है इनका, वो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो इलाका है ना मेंगडा का, अराकान आर्मी वाले यहाँ पर रोहिंग्या को लाकर और उनके साथ मिलकर कोई ज्वाइंट सेटअप बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो अराकान आर्मी वाले बेसिकली म्यांमार बांग्लादेश ट्रेड रूट शायद अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस किस्म की ऑफर्स बांग्लादेश को दे रहे हैं। दिस इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर इस इलाके का पूरा कंट्रोल मिल गया अराकान आर्मी को, जिसके लिए लड़ाई इस वक्त चल रही है, और उसी लड़ाई के अंदर बेसिकली बांग्लादेश के अंदर शेल गिर रहे होते हैं। ये जो शेल गिरते हैं ये ऐसे ही नहीं गिर रहे, ये इसी वजह से बिल्कुल पास बांग्लादेश के इलाके हैं। तो अगर ये उनको मिल जाते हैं ना, ये पूरा एरिया उनको मिल गया, तो बांग्लादेश का जो ज़मीनी रास्ते से म्यांमार के साथ ट्रेड होता है ना, ये सारा का सारा ट्रेड जो है इसके ऊपर, रास्ते के ऊपर आ जाएगी अराकान आर्मी वाले, उनका कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश को फिर कोऑपरेट करना पड़ेगा इनके साथ ट्रेड करने के लिए, म्यांमार के साथ ट्रेड करने के लिए इनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा एनी हाउ, अपनी सिक्योरिटी और वो जो सामान इनका आता जाता है उसकी सिक्योरिटी के लिए। बांग्लादेश म्यांमार से, याद रहे, $120 मिलियन से ज़्यादा की चीज़ें इंपोर्ट कर रहा होता है, $120 मिलियन। और अराकान आर्मी वालों की नज़र इस ट्रेड के ऊपर है। वो चाहते हैं कि ये जो मेंगडा का इलाका है यहाँ पर हम कंट्रोल कर लें और फिर बांग्लादेश के साथ जो है वो हम डिफेक्टो रूलर के तौर पर डील करें। इस इलाके का डिफेक्टो रूलर बनने के लिए अराकान आर्मी ने फिर ये एक बहुत बड़ी ऑफर बांग्लादेश को दी हुई है कि सारे रोहिंग्या को हम वापस लेते हैं और उनको अपने साथ मिला लेंगे, एज अ रिजल्ट आप हमें सपोर्ट दें अगेंस्ट मिलिट्री जनता। उधर चाइना प्रेशर अलग से डाल रहा है मिलिट्री जनता के ऊपर कि रोहिंग्या को वापस लो, एनी हाउ उनको वापस लो, अपनी ज़मीन पर बिठाओ। तो खेल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है यहाँ पर। एक बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अराकान आर्मी सिर्फ यहाँ रखाइन स्टेट में नहीं है, ये भी याद रहे, वो यहाँ नहीं है सिर्फ, वो चीन स्टेट के अंदर भी है। ये चीन स्टेट का इलाका है आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी है। इसका बॉर्डर अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। इसका बॉर्डर ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ लगता है बल्कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट के साथ भी लगता है, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर ये काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ अलायंस में है। 6,000 के लगभग इनके जो फाइटर्स हैं म्यांमार के दूसरे हिस्सों में डिप्लॉयड है। अब काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए और म्यांमार के लिए, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि उनकी क्या अहमियत है जिनके साथ अराकान आर्मी ने अलायंस बनाया हुआ है। देखें ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइटली चीज़ नहीं ली जा सकती। इस तरह से इनका जो दूसरे ग्रुप्स के साथ अलायंसेस बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि दे कैन स्ट्राइक इन अदर पार्ट्स ऑफ म्यांमार आल्सो। 16 सितंबर को
अराकान आर्मी के जो डिप्यूटी कमांडर है, इनका नाम, एक तो इनके नाम इतने मुश्किल होते हैं, न्यू तवान ओंग, मेरे ख्याल से मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, न्यू तवान ओंग इनका नाम है, डिप्यूटी कमांडर है इनके। इसने ऐलान किया था कि अराकान मुल्क बनाने के लिए स्ट्रगल जो है वो फाइनल राउंड में तकरीबन पहुंच चुकी है। असल में वो मिलिट्री जनता से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया अपने इस वक्त फोर्सफुली खाली कराने के लिए लड़ रहे हैं। ये इसने जो धमकी दी है ना, ये ऐसी ही धमकी नहीं है खोखली, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से ये बात कर रहा है। इस वक्त अराकान आर्मी लड़ रही है स्ट्रेटेजिकली अहम जो इलाके हैं ना उनके ऊपर, ताकि वो ग्राउंड पे अपनी हुकूमत बना सकें, डिफेक्टो रूलर बन सकें। जैसे आपको याद होगा अशरफ गनी के दौर में अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों पे तालिबान की हुकूमत थी, तो रूस और चाइना तालिबान से डील करते थे, इनडायरेक्टली उन्हीं से डील कर रहे होते थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं अराकान आर्मी वाले कि चिन स्टेट और अराकान स्टेट के अहम जो लोकेशंस हैं वहाँ पर वो समझते हैं कि हम आ जाएं, हमारी हुकूमत आ जाए डिफेक्टो, और चीन और बांग्लादेश के साथ एंड टू सम एक्सटेंड इंडिया के साथ भी हमारी डायरेक्ट डीलिंग होने लगे। और ये मुल्क जो है वो अपनी जो प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट हैं, इनके लिए ये हमसे डील करें, मिलिट्री जनता के साथ डील ना करें। जिस कोचिन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ अराकान आर्मी का मुआहदा हुआ है, इत्तेहादी हैं जिनके लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की, ये उनका स्टेट है। अगर आप ये मैप देखें ना, कोचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, यहाँ पर चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल साथ ये स्टेट है। इस ग्रुप का इतना कंट्रोल है स्टेट के कई इलाकों के ऊपर कि वहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। हाल ही में अभी कुछ रोज पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है सेपरेटिस्ट ग्रुप ने, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर वो चला रहे हैं। मतलब उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इतना बड़ा इलाका उन्होंने ले लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी है। 12 तारीख जो है सितंबर की, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की ओपनिंग की थी। मतलब ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, वो प्रॉपरली उन्होंने ओपनिंग की है। अच्छा, आंग सान सू की जो कि जेल में है, पता नहीं कितने साल की उनको सज़ा उन्होंने सुना दी हुई है, वो इनके इत्तेहादी हैं, कोचिन इंडिपेंडेंस आर्मी वालों के इत्तेहादी हैं। और इनकी जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है वो इनको सपोर्ट करती है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इनको सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटी की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर उनकी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वालों के लोगों को बुलाया हुआ था। आंग सान सू की तस्वीरें लगी हुई थी वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। और मैंने कुछ रोज़ पहले इसी चीज़ का जिक्र किया था कि अभी तो मिल जाएंगे सारे के सारे, लेकिन सबके इंटरेस्ट डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये जब मिलिट्री जनता गिरेगी ना, तो फिर म्यांमार का एज ए स्टेट एक ही सूरत में, एक ही जगह पर इस तरह से उसका वजूद बाकी रहना वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहुत से अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मिल तो रहे हैं इस वक्त, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मिलिट्री जनता के बाद क्या होगा, ये पता नहीं सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे, किस तरह से मिल रहे हैं। इन सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पर चीज़ क्रिएट होती जा रही है। बहरहाल अराकान आर्मी का स्ट्रेटजिक फुटप्रिंट आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा वहाँ पर डीप होता जा रहा है, दूसरे स्टेट्स के अंदर भी। चाइना इनको डिसलाइक नहीं करता, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चाइना उनको डिसलाइक नहीं करता। इंडिया भी बल्कि ये इल्ज़ाम लगा चुका है कई मरतबा कि चाइना वाले अराकान आर्मी के साथ उनके स्ट्रांग लिंक्स हैं, चाइना वाले इनको सपोर्ट करते हैं, वेपन्स भी देते हैं। ट्रेड रूट्स पे अगर ये अराकान स्टेट में आ गए ना, बांग्लादेश म्यांमार ट्रेड रूट्स के ऊपर, तो बांग्लादेश की मजबूरी हो जाएगी इनसे डील करना फिर, और इनको डिफेक्टो रूलर मान लेना बांग्लादेश की मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इंडिया का यहाँ मसला बन रहा है। अराकान आर्मी इंडियन प्रोजेक्ट्स को पास्ट में टारगेट करती रही है बकौल इंडिया के। इंडिया इनके खिलाफ रहा है ट्रेडिशनली, लेकिन जिस तरह से वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ स्विंग हो रही हैं ना, स्विंग होती हुई नज़र आ रही हैं, मुमकिन है इंडिया अपनी म्यांमार पॉलिसी आगे चलकर उस पर रीथिंक करे। इट्स क्वाइट पॉसिबल। जब ये ग्रुप्स बड़े एरिया पे कंट्रोल कर लेंगे तो इंडिया मेरे ख्याल से रीथिंक ही करेगा, उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं होगा अपनी म्यांमार स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा तब्दीली लाने के लिए। लेकिन मुमकिन है कि तब तक इंडिया वैसे ही देर कर दे, जैसे अफगानिस्तान के मामले में इंडिया ने टाइम को सही तरह से रीड नहीं किया था और बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। अफगानिस्तान में इंडिया से सिर्फ ये सबसे बड़ी गलती हुई है, टाइम सही से रीड नहीं किया उन्होंने। इंडिया एंड तक कहता रहा कि हम तालिबान आतंकियों के खिलाफ हैं। आप याद करें ज़रा, एंड तक इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार कहती रही कि जी ये तो आतंकी हैं, इनको कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, कैसे इनको सपोर्ट करें, सबको यही कह रहे थे। बल्कि आप देखें इंडियन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी देखें, गौरव आर्या साहब। अब गौरव आर्या साहब और बाकी इन जैसे जो बुद्धिजीवी हैं वो भी कह रहे थे कि अमेरिका के जाने के बाद फ़ौरन अफगानिस्तान तालिबान की झोली में नहीं गिरेगा, कई महीने लंबी सिविल वॉर चलेगी, उसमें ये नहीं जीत सकते वगैरह वगैरह, बहुत कुछ वहाँ पर कहा जाता रहा। और उन्होंने कहा कि कोई नीड नहीं है अफगान तालिबान से इस वक्त डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने की। और इंडिया ने जो है वो स्पेस छोड़ी। जब इंडिया ने स्पेस छोड़ी तो क्या हुआ,
वो स्पेस चाइना ने फिल कर दी ना। तो आई थिंक यहाँ भी मेरे हिसाब से म्यांमार में इंडिया स्पेस छोड़ता जा रहा है, चाइना नहीं छोड़ रहा। चाइना की स्ट्रेटजी वही नज़र आ रही है जो कि अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटजी थी, बिल्कुल वही नज़र आ रही है। चाइना की एक बात बताऊँ आपको, कभी भी चाइना पावरफुल प्लेयर जो होगा ना उसको छोड़ता नहीं है। मतलब वो उसको बिल्कुल, अगर वो उसके खिलाफ भी होगा ना तो वो ट्राई करते हैं कि इनके साथ लिंक्स बना दें अपने। ये इनकी एक स्ट्रेटजी रही है चाइनीज़ की। जिसके पास पावर होती है ना ग्राउंड पे, चाइना उसके साथ सेटिंग कर लेता है। इनकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की नज़र आती है, हमेशा आपको हर जगह पर यही करते हुए नज़र आते हैं। फेवरेट इनका कोई नहीं होता, सिर्फ ये देखते हैं कि पावर इस वक्त किसके पास है, फिर ये उसके साथ मिल जाते हैं। चाइनीज़ असल में कंडीशंस को रीड बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं, अनलाइक इंडिया देर कर देता है, स्पेस छोड़ता है और फिर उस स्पेस को एज आई सेड इस वक्त जो है वो म्यांमार के अंदर चाइना फिल कर रहा है। इंडिया को थोड़ा रिवाइज करना चाहिए अपनी म्यांमार पॉलिसी इस वक्त, क्योंकि ये वाली जो मौजूदा पॉलिसी है ना कि वो बस चूं भी नहीं करते म्यांमार मिलिट्री जनता के खिलाफ, वो कुछ भी नहीं बोलते उनको, वो कहते हैं बस ये सब कुछ इन्हीं को बोलेंगे। मेरे हिसाब से ये पॉलिसी इंडिया के लिए काम नहीं कर रही और ग्राउंड पे जो सूरत हाल तब्दील हो रही है चीन स्टेट के अंदर, खास तौर पर इंडिया का कंसर्न इस वक्त मेरे हिसाब से चीन स्टेट ज़्यादा होगा कि उधर कौन रूल कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर देखें उसका बॉर्डर इंडियन नॉर्थ ईस्ट के साथ लग रहा है ना, तो ज़्यादा इंडियंस कंसर्न अराकान स्टेट से ज़्यादा उधर ही होंगे। हालांकि अराकान स्टेट के अंदर भी इंडियन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो वो इन्वेस्टमेंट तो इंडियंस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 अरब डॉलर्स की इधर उधर हो भी गई, अफगानिस्तान में भी तो हो गई ना, तो क्या फ़र्क पड़ा उनको। तो ये भी अगर 2-4 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इधर उधर हो जाएगी तो इट वॉन्ट हर्ट इंडिया, लेकिन इस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया कंसर्न होगा। और मेरे ख्याल से चीन स्टेट को ज़्यादा इस वक्त वो केयरफुली देख रहे होंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अगर वहाँ अराकान आर्मी इसी तरह से स्ट्रांग हुई तो फिर यकीनन इंडिया रीथिंक करेगा इस पर।